सीटेट दिसंबर 2024-25 के लिए जो चैप्टर है बाल विकास, इसमें से हम लोग कुछ आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे लोग। सबसे हमारा जो पहला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ये सीटेट 2022 में आया था। इसमें है कि सीखने से क्या तात्पर्य है। जो पहला प्रश्न है कि सीखने से क्या तात्पर्य है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मनोवृत्ति में परिवर्तन से, कि व्यवहार में परिवर्तन से, कि व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से, यह अनुभूति में परिवर्तन से। मतलब जो बच्चा है सीखने से क्या तात्पर्य है, बच्चा कैसे सीखता है, सीखने की शुरुआत कैसे होती है। मनोवृत्ति में परिवर्तन जैसे देखा जाए तो ये भी हो सकता है, व्यवहार में जो है ये भी परिवर्तन हो सकता है, और तीसरा है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, और अनुभूति में परिवर्तन। इसमें सबसे बेस्ट जो हमारा आंसर है वो है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न समझना होगा। इसमें क्या है, शिक्षार्थियों को स्कूल से शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्य, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानव के विषय में जानकारी देकर उनका बीज बोता है। जो स्कूल है शिक्षा तो देता ही देता है, शिक्षा के अलावा जो सामाजिक मूल्यांकन है, सामाजिक ज्ञान है तथा जो सामाजिक मानव के विषय में जो जानकारी जिससे बालक का विकास होता है, तो इसमें किस चीज़ का बीज बोता है। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वातावरण, सामाजिकरण, भौतिक संरचना, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा तो जो है ये स्कूली ज्ञान है तो स्कूल में मिलता ही मिलता है। भौतिक संरचना, वातावरण खाली स्कूल के देने से नहीं होगा। वातावरण में क्या है कि परिवार वाले भी इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला वातावरण घर से ही मिलता है। भौतिक संरचना जो है वो भी हर जगह से मिलता है। तो स्कूल क्या करता है, तो इसमें इसका सही आंसर होगा समाजीकरण। स्कूल जो है समाजीकरण का बीज बोता है। स्कूल में बच्चे आते हैं, उनका समाज का निर्माण वहीं से बच्चों का शुरू होता है। इसका हमारा सही आंसर होगा 2 नंबर ख, समाजीकरण। अगला जो प्रश्न है, सिखाने वाले का स्वयं नियमन निर्भर करता है। अब यहाँ देखिए, जो सिखाने वाले का स्वयं नियमन निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है, उनके द्वारा नियमित नियमों पर, या व्यवहार के लिए विनियमों के निर्माण करने पर, या अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर, या स्वयं सीखे गए ज्ञान के अनुवीक्षण करने पर। इसका हमारा सही आंसर होगा कि सिखाने वाले स्वयं नियमन निर्भर करता है, कि मतलब स्वयं नियमन मतलब स्वयं का निर्माण किया हुआ। तो इसका हमारा जो सही आंसर है, स्वयं सीखे गए ज्ञान के अनुवीक्षण को स्वयं नियमन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा 4 नंबर घ। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है। स्कैफोल्डिंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो इसमें देखिए अध्यापक द्वारा सिखाए गए प्रयोग विधि की शिक्षण विधियां को, या 2 है कि सीखने में वयस्क द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को, या पूर्व सीखे गए ज्ञान के पुनरावृत्ति को, या सीखने की प्रक्रिया प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। तो जो सीखने में स्कैफोल्डिंग प्रक्रिया जो है, तो ये है जो सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग। कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है या कुछ सीख रहा है तो उसमें कोई बाहरी सहयोग दे देता है थोड़ा सा, जिससे बच्चा वो टॉपिक पढ़ लेगा या आगे बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर इसका बी होगा, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को। ठीक है। अगला इसमें जो प्रश्न है हम लोग का, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। अब समावेशी शिक्षा का मतलब पहले समझेंगे। समावेशी का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना। ठीक है। कक्षा में विद्यार्थी हैं तो अनेक विद्यार्थी हैं, कोई तेज है, कोई मंदबुद्धि है, सबको लेकर चलना है, इसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। जैसे अब इसका हम समझेंगे कि शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्म व्यवहार का प्रयोग। सेकंड ऑप्शन है कि ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी।
अलग अलग विषय वस्तुओं हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियां का प्रयोग, अब वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा कि ज्ञान क्षमता वाले समग्र विद्यार्थी। ज्ञान क्षमता वाले समग्र विद्यार्थी, समग्र विद्यार्थी उसको बोल सकते हैं कि जो सभी चीज़ों को लेकर चलता है, जो शिक्षक द्वारा जो भी आदेश किया जाता है गलत या सही हो उसको निर्वाह करता है। ठीक है, अब एक है कि शिक्षक द्वारा मित्रता, एक नंबर जो ऑप्शन है कि शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्म व्यवहार का प्रयोग। खाली मित्रवत और आत्म व्यवहार से भी नहीं हो पाएगा। सेकंड है कि अलग अलग विषय वस्तुओं हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियाँ, इससे भी नहीं हो पाएगा। अगर बच्चा का पढ़ने में इच्छा नहीं है या तो उसको आप नहीं पढ़ा सकते हैं। वास्तविक तथा सतत आकलन, तो इसमें सबसे बढ़िया है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है समग्र शिक्षा की, समग्र ज्ञान क्षमता वाले समग्र विद्यार्थी, इसमें सभी चीज़ों का प्रयोग होता है, चाहे जैसे भी वो बच्चा पढ़े। अगला जो हमारा प्रश्न है कि किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के सैद्धांतिक गुण को मापा जाता है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुण को मापा जाता है कहलाती है। वैसा कि कौन सा चीज़ है जिसके माध्यम से जो शिक्षार्थी हैं जो वो उनके सैद्धांतिक गुण, उनका सिद्धांत क्या है उसको मापा जाता है। इसमें 4 चीज़ है: समवर्ती व्यवस्था, भविष्यवाची व्यवस्था, अभिसारी व्यवस्था। समवर्ती व्यवस्था ये भी एक तरफ इंगित करता है। सेकंड जो हमारा है भविष्यवाची व्यवस्था, हम उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा भविष्य में सफल हो जाएगा, पढ़ लेगा, तेज होगा, मंदबुद्धि होगा, जो भी होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। रचनात्मक वैधता और एक है अभिसारी वैधता। जो रचनात्मक वैधता है कि जब वो बच्चा में रचनात्मक गुण पाया जाएगा तो रचनात्मक गुण से ही उसका सैद्धांतिक गुण को मापा जा सकता है। रचनात्मक वैधता एक ऐसा चीज़ है कि जो हर क्षेत्र में दर्शाता है कि बच्चा रचनात्मक है तो आगे जाएगा ही जाएगा। इसका सही आंसर होगा 3 सी। अगला जो हमारा प्रश्न है, ये जो हमारे वैज्ञानिक है जीन पियाजे, उनके नियम के अनुकूल है। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को किस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने का प्रयास करने लगता है? जो बालक है वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्था में, जो बालक जब पढ़ाई स्टार्ट करता है तो किस अवस्था में वो वस्तुओं को पहचानने की प्रयास करने लगता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संख्यात्मक अवस्था में। अब देखिए जो 4 नंबर ऑप्शन है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त का मतलब कि बच्चा भी बोल नहीं सकता है, इस अवस्था में भी बच्चा नहीं पहचान सकता है। इसके कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा औपचारिकता सीख जाएगा वो तो बहुत आगे निकल जाएगा, ये भी इसका आंसर नहीं हो पाएगा। इसमें एक है संवेदी प्रेषक अवस्था में, संवेदी ये भी नहीं हो पाएगा। इसका जो सही आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जो संक्रियात्मक अवस्था होता है इसी में बच्चा वस्तु को पहचानने लगता है। ये जो प्रश्न है 2023 सीटेट में आया था। चलिए इसके जो हमारा अगला प्रश्न है कि जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताब लेता है, तब व्यवहार में सभी संगठित क्रम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जब बालक जब स्कूल जाने के लिए रोज की तरह ड्रेस पहनता है, किताब लेता है, वो स्कूल जाने के लिए रेडी होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संगठित क्रम को क्या कहते हैं? संगठित क्रम का मतलब होगा जैसे ड्रेस में जाना, लंच बॉक्स लेके जाना, किताबें लेके जाना, ड्रेस सही से पहनना, जूता पहनना, इसको तो इस प्रक्रिया को संकिस्म कहा गया है। संकिस्म। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्न में से वह कथन जो शिक्षक सृजनात्मक का पोषण करता है, इस
प्रश्न को ही ध्यान से पढ़िए, इसी में इसका आंसर है। निम्न में से वह कौन सा कथन जो शिक्षक सृजनात्मक का पोषण करता है? अब इसमें चारों प्रश्न इसका पहले पढ़ेंगे। अच्छी जो 4 नंबर है कि अच्छी शिक्षा का व्यवहारिक मूल्यों में विद्यार्थियों का शिक्षण, ये तो होना ही होना है। आगे पढ़ते हैं। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों के कोचिंग करना, ये तो बिल्कुल देखने में लग रहा है कि नहीं हो सकता है। अगला है कि विद्यालयी जीवन का प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना, ये भी नहीं हो पाएगा। सृजनात्मक पोषण इसमें पहचानना है। इसका जो सही आंसर ये पहला वाला ही दिख रहा है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना। बच्चे सृजनात्मक है या नहीं है, बच्चे की जो है रचनात्मक है, बच्चा कुछ बनाने में तेज है या नहीं है, तो उसका जो सृजन क्षमता है वो कैसा है। तो इस चीज़ को पहचानने के लिए प्रत्येक विद्यार्थियों की अंतर्जात प्रतिभा का मतलब होता है कि अनेक प्रतिभा हर तरह से, खेल में, पढ़ाई में, तो इसमें है कि अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो ये इसका सही आंसर होगा ए। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भाषा अच्छे गुण से संपन्न तथा सफल मानी जाती है। यहाँ थोड़ा सा ये प्रश्न जो है मिस टाइपिंग है। यहाँ ये प्रश्न होगा कि भाषा अच्छे गुणों से संपन्न, अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है। यदि क्या चीज हो तो जो भाषा है अच्छे गुणों से संपन्न मानी जाती है? इसमें जो 1 नंबर हमारा ऑप्शन है कि इसमें विचारों और धारणाओं के संचार तथा गुंजाइश हो, जिसमें विचारों और धारणाओं के संचार में गुंजाइश हो। सेकंड ऑप्शन है कि यह विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, यह वातावरण बदलने के लिए किसी को अनुकूल को बढ़ाए, यह शब्दों के उच्चारण और वाक्य के उपयोग करने के लिए नियमावली प्रदान करता हो। इसका जो हमारा सही आंसर होगा ये होना चाहिए होगा कि यह कि विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। अच्छा भाषा उसी को माना जाता है जिसमें कि नया विचार, संभावना उत्पन्न करने में सक्षम हो। बदलते समय के हिसाब से नए भाषा भी, नए जो शब्द है भाषा में जुड़ते जाते हैं। जैसे कि देखिए कि आज से पहले कुछ वैज्ञानिक नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं जो नहीं था, उस टाइम उसका कोई नाम भी नहीं था। तो नए विचार, नए संभावनाएं उत्पन्न करने की क्षमता जिस भाषा में हो वही भाषा संपन्न मानी जाती है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि एक विद्यार्थी वस्तु को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत रूप से वर्गीकृत करता है, आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे? कोई व्यक्ति है, कोई छात्र है, शिक्षार्थी है, जो कोई भी वस्तु है उसको या तो बिल्कुल सही रख रहा है या बिल्कुल गलत रख रहा है, तो उसे किस वर्ग में आप वर्गीकृत करेंगे? बहुआयामी चिंतन, जटिल चिंतन, संकल्पनात्मक वर्गीय चिंतन। अब देखिए संकल्पनात्मक वर्गीय चिंतन में कुछ गलत नहीं हो सकता है, सही ही आएगा। जटिल चिंतन ये भी नहीं है, बहुआयामी चिंतन ये भी गलत है, इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। नगण्य चिंतन मतलब कि वो बच्चा इस चीज़ में नया है, उसको जानकारी नहीं है। नगण्य चिंतन, वो बच्चा नया है, वो थोड़ा सा जानता है लेकिन वो पूर्ण रूप से उसमें कुशल नहीं है। इसका सही आंसर होगा नगण्य चिंतन। अगला जो हमारा प्रश्न है कि एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों को केवल विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया। बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों का जवाब देने को कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति ने दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की
विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता था। अब इसमें क्या है, जैसे कि कुछ लोग जो है वो सम संख्या को विभाजित करने के दिया गया, कुछ लोगों को विषम संख्या दिया गया, और दोनों अंक की तुलना करने के बाद परीक्षण में विश्वसनीय का पता लगाया जा सकता था। अब इसमें देखिए ऑप्शन है कि समतुल्य प्रकार, ये भी गलत है। जांच पुनः जांच पद्धति, ये भी गलत है। वैकल्पिक प्रकार, ये भी नहीं कह सकते हैं। इसका ये आंसर होगा अर्ध विभाजित, इसका सही आंसर होगा अर्ध विभाजित। अगला जो हमारा प्रश्न है, व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जो व्यक्ति है उसमें एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जो व्यक्ति जो लोग रहते हैं जो समाज में, उनमें एक दूसरे से अलग क्यों होती, भिन्नता क्यों होती है? तो भिन्नता का एक ही चीज़ है, नियंत्रण। किसी को किसी चीज़ में नियंत्रण है, किसी को नहीं है, किसी को किसी और चीज़ में है। आलोचनात्मक भी हो सकता है, लेकिन इस सबसे बेस्ट इसका जो ऑप्शन है वो नियंत्रण है। तो मान लीजिए अगर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें 2 आपको सही लग रहा है, जो बेस्ट ऑप्शन है उसी को आप दीजिए, ठीक है। तो इसका जो है नियंत्रण सही इसका आंसर होगा। ये 14 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन सुनिश्चित होगा? जो हमारे पाठ्य पुस्तक हैं, किताबें हैं, इनके विषय में कौन सा कथन सुनिश्चित होगा? अब 1 नंबर है कि पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय पर विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। निश्चित समय पर। चलिए अगला पढ़ते हैं कि पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बात को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। ये तो इस प्रश्न जो आंसर है पहले ही गलत दिख रहा है, ठीक है। तीसरा जो हमारा होगा कि पाठ्य पुस्तक को सत्र विज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उनकी अत्यधिक उपयोगिता होती है। चौथा हमारा जो है कि अधिकांश यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों को रटने की पुनरावृत्ति को बढ़ाते हैं। ये भी जो हमारा है गलत आंसर है। और जो ये हमारा 2 नंबर ऑप्शन है, 1 नंबर भी ऑप्शन हमारा गलत है, इसका हमारा 3 नंबर सही है, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक है, जो किताबें हैं, वो सत्र विज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उनकी अत्यधिक उपयोगिता होती है। उपयोगिता होती है, ज़्यादा होती है, 100% नहीं होती है, 100% निर्भरता उस पर नहीं होती है। आप रटने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो सही कथन होगा यही होगा कि पाठ्य पुस्तकों को सत्र विज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उनकी अत्यधिक उपयोगिता होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों को नई आधार को न्यूकॉर्न का सबसे प्रभावी माध्यम है? अब जो सबसे प्रभावी माध्यम है समाज की बुराइयों के आधार पर, सार्वभौमिक शिक्षा, हमारा सही आंसर होगा ये 3 नंबर सार्वभौमिक शिक्षा। तीव्र आर्थिक विकास, प्रभावी विधिक प्रावधान या वंचित सामाजिक परिवर्तन, इससे हम जो समाज में बुराइयां हैं उसको नहीं हटा सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिससे हम समाज की बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। अगला जो हमारा 16 नंबर प्रश्न है, सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना क्या है? जो जो समाज के लोग हैं और समाज के हिसाब से अगर देखा जाए उनके दृष्टि से, तो एक उत्तम शिक्षा क्या है? तब इसमें भी 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, इन सिद्धांतों को अपने यह कुछ अधिक बौद्धिक प्रक्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक कार्यों के लिए आवश्यक है। कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों को अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए। या अगला है कि कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित की जाए। प्रत्येक शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। प्रत्येक जो शिक्षार्थी हैं उनको व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों को अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए। खाली अधिगम के भी व्यवस्था करने से नहीं हो सकता है, और बौद्धिक प्रक्रियाओं तथा कुछ सामाजिक कार्यों के लिए आवश्यक है, इससे भी नहीं हो पाएगा। इसका जो हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है ये है 3 नंबर,
कि कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अगला जो हमारा प्रश्न है यह है कि स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है। जो स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली है इसके बारे में क्या विचार है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनका ऑप्शन देखिए। जो डी ऑप्शन है कि इसमें शिक्षार्थियों को नल की सुविधा हो जाती है। ये हमारा जो प्रश्न इस जो ये प्रश्न है ये आंसर गलत है। इसमें है कि इसमें शिक्षार्थियों को नकल की सुविधा हो जाती है। ठीक है, तो ये भी गलत आंसर है। अगला है हमारा कि दूसरे परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी नहीं है जो व्यक्ति पढ़ा रहेगा उसको किसी भी परीक्षा सेंटर पर भेजा जाए वो कुछ हतोत्साहित नहीं होगा। ठीक है, तो जो 100 परीक्षा केंद्र है जो स्वचालित हैं, मतलब आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं अगर उसी विद्यालय में आपको परीक्षा देना है उसको 100 परीक्षा केंद्र बोलते हैं, प्रणाली बोलते हैं। इसमें है कि इस व्यवस्था में शिक्षा को अधिक अनुशासित रख सकते हैं। ये भी नहीं है कि आप जिस विद्यालय में पढ़े हैं, जिस विद्यालय में बच्चे हैं और वहीं उनको एग्जाम लिया जाए तो ज़्यादा अनुशासित रह सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगला जो हमारा इसका सही आंसर है बी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इसमें शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन में कष्ट नहीं झेलना पड़ता। इसमें शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। ये हमारा जो सही आंसर है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका क्या है। जो कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका क्या है। प्रजातांत्रिक तो आप लोग समझते ही होंगे, जैसे गवर्नमेंट भी होता है प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक। ठीक, मतलब वही माहौल। तो इसमें है कि शिक्षार्थियों को बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, शिक्षार्थियों को अपेक्षित अभिव्यक्तियों का विकास, शिक्षा के द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन या शिक्षार्थियों में स्वयं आदतों का विकास। इसका जो हमारा सही आंसर होगा ये होगा शिक्षार्थियों में बहुमुखी व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास। 1 नंबर प्रश्न होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें डैश है कि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है अथवा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। ये क्या चीज़ें हैं। निर्दोषण है कि अनुशासन है कि मानसिक मंदता है कि बुद्धि है। इसका सही आंसर है बुद्धि। 1 नंबर सही, क्योंकि बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है अथवा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो क्या है। तो स्किनर के अनुसार जो प्रतिवादी अनुक्रिया है सीखने के लिए, तो ये है स्पष्ट उत्पीड़न द्वारा उत्पन्न होना। ये 1 ही नंबर सही है। और सेकंड है अस्पष्ट उत्पीड़न द्वारा उत्पन्न होना, ऐच्छिक स्वरूप और इन सभी के द्वारा उत्पन्न होना। तो ये नहीं हो सकता। इसका 1 नंबर सही आंसर है 1A, स्पष्ट उत्पीड़न द्वारा उत्पन्न होना। अगला हम आगे का जो हम प्रश्न है अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।